स्टडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। मेरा नाम तेजस्वी राज पाठक है। लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने क्रिया को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया था। मुझे उम्मीद है कि आपने नोट्स भी बनाए होंगे, साथ ही साथ रिवाइज भी किया होगा। आज हम लोग क्रिया से रिलेटेड लगभग 35 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। अगर आपने उन वीडियो को बहुत अच्छे से देख रखा होगा तो ये आपको सारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से समझ में आएंगे। अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको समस्याएं होंगी, क्योंकि वीडियो में हमने छोटे से छोटे डाउट को भी दूर कर रखा है। तो सबसे पहले आप वीडियो देखेंगे और वीडियो को देखने के बाद आप क्वेश्चंस को करने की शुरुआत करेंगे। हमारा जो पहला क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन क्या कहता है? किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो बेटा क्रिया कहलाते हैं। जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? क्रिया के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो हम लोगों ने बेटा क्रिया का वर्गीकरण करा था, और क्रिया के वर्गीकरण में हम लोगों ने कर्म के आधार पर भी क्रिया का वर्गीकरण करा था। और ये क्रिया का वर्गीकरण क्या था? तो बेटा कर्म के आधार पर हम लोगों ने क्रिया के दो भाग करे थे। कितने भाग करे थे बेटा? दो भाग करे थे। सबसे पहला भाग हमने आपको बताया था कर्म के आधार पर सकर्मक। क्या बताया था बेटा? सकर्मक। मतलब जिसमें कर्म जुड़ा हो ऐसी क्रिया को क्या कहते हैं? सकर्मक। और दूसरा भाग क्या बताया था बेटा? दूसरा भाग बताया था अकर्मक। मतलब जिसमें कर्म का अभाव हो, कर्म ना हो, ऐसी क्रिया क्या होती है? अकर्मक। फिर बेटा हम लोगों ने सकर्मक का भी क्लासिफिकेशन करा था, वर्गीकरण करा था। जिस वाक्य में एक कर्म हो ऐसी क्रिया को बेटा एक कर्मक के नाम से जानते हैं। और बेटा जिस वाक्य में दो कर्म हो ऐसी क्रिया को द्विकर्मक के नाम से जानते हैं। तो कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं बेटा? दो। पहला कौन सा? सकर्मक। और दूसरा कौन सा होता है? अकर्मक। सकर्मक के भी कितने भेद होते हैं? तो सकर्मक के भी दो भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। तो यही प्रश्न लिखा है, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। अगला, तुम्हारा आना खुशी की बात है। वाक्य में आना क्या है? तो हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, क्रिया के मूल रूप को पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है कि शब्द के अंत में एक प्रत्यय लगा होगा और उस प्रत्यय का नाम होगा ना। जिसके भी लास्ट में ना आ जाए आप समझ जाना क्रिया हो। जैसे हंसना, खेलना, पढ़ना, दौड़ना, भागना, रोना, चिल्लाना, पढ़ाना, पढ़वाना, लास्ट में ना आपको लगा दिख रहा है। तो जब भी किसी शब्द के अंत में आपको ना लगा मिल जाए आप पहचान जाइएगा भैया वो क्या है? क्रिया है। तो आना लिखा है, आना क्या है बेटा? आना एक प्रकार की क्रिया का उदाहरण है। अगला, यदि मुड़ना अकर्मक क्रिया है, तो साधारण सी बात है, मुड़ना क्या है बेटा? अकर्मक क्रिया है। तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी? जैसे राम मुड़ता है, हमने इसका वाक्य प्रयोग करके देखा। जब भी कभी आपको किसी प्रश्न में समस्या हो रही हो कि भैया ये इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो आप उसका साधारणतया वाक्य प्रयोग कर लेंगे, आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है मुड़ना, तो हमने लिखा है राम मुड़ता है। राम मुड़ता है, इसका हम लोगों ने वाक्य प्रयोग कर लिया। जब वाक्य प्रयोग करा तो यहाँ राम क्या हो गया बेटा? राम कर्ता हो गया। मुड़ना यहाँ पर क्रिया हो गई। मुड़ना क्या हो गई? क्रिया। अब क्रिया लिखा है और क्रिया के जस्ट आगे आपको क्या आता दिख रहा है? कर्ता दिख रहा है। बीच में कर्म नहीं है, तो जब कर्म नहीं होता तो ऐसी क्रिया क्या होती है? अकर्मक। बिल्कुल सही लिखा है। मुड़ना किस प्रकार की क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। कह रहा है इसकी सकर्मक आप बनाकर बताइए कौन सी होगी? तो मुड़ना का जो सकर्मक क्रिया है वो हो जाएगा मोड़ना। क्या हो जाएगा? मोड़ना। इसका एक वाक्य प्रयोग करके देखते हैं। राम पुस्तक मोड़ता है। राम पुस्तक मोड़ता है। तो आप ध्यान से देखेंगे, राम यहां पर क्या हो गया बेटा? कर्ता। पुस्तक यहां पर हो गई कर्म, और बेटा मोड़ना यहां पर क्या हो गई? क्रिया। तो यहां पर देखा हम लोगों ने मोड़ना, क्या लिखा था बेटा? मोड़ना। मोड़ना क्या आ गई बेटा? मोड़ना के आगे आपको कर्म लिखा दिख रहा है, तो मोड़ना कैसी क्रिया हो गई? सकर्मक। तो अकर्मक क्रिया को सकर्मक कैसे बनाएंगे? जो आपको चार ऑप्शन दिए होंगे उनका वाक्य प्रयोग करके देखेंगे और उसमें कर्म को ऐड करेंगे। अगर कर्म व्यवस्थित रूप से बैठ जाएगा तो वही क्रिया का सकर्मक रूप होगा। अगर बैठने में कोई समस्या है, वाक्य आपको अशुद्ध लग रहा है, चाहे वो वर्तनी की दृष्टिकोण से हो, चाहे वो लिंग की दृष्टिकोण से हो, चाहे वो कारक के दृष्टिकोण से हो, अगर इन दृष्टिकोणों से वाक्य आपको अशुद्ध प्रतीत हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप गलत दिशा में जा रहे हैं। तो आप दो तीन और जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनका भी वाक्य प्रयोग करेंगे, आपको सही उत्तर मिल जाएगा। तो मुड़ना अकर्मक क्रिया है, इसकी सकर्मक कौन सी हो जाएगी बेटा? मोड़ना हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं बेटा। अगला प्रश्न क्या कहता है?
निम्नलिखित में से कौन सी सकर्मक क्रिया है? कौन सी सकर्मक क्रिया है? पहली है हंसना, तुमने आज तक कभी किसी से नहीं पूछा होगा तुम क्या हंसते हो। दूसरा लिखना, बिल्कुल सही है बेटा, लिखना ही सकर्मक क्रिया का प्रत्यक्ष उदाहरण है। कैसे? राम पुस्तक लिखता है, राम कविता लिखता है, तो राम कर्ता हो गया, कविता कर्म हो गया, लिखना क्रिया हो गई। क्रिया के ठीक पहले कर्म आ जाए तो सकर्मक क्रिया होती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी सकर्मक क्रिया है बेटा? लिखना सकर्मक क्रिया है। हमने आपको शुरुआत में ही बताया था, लिखना पढ़ना ये किस क्रिया के उदाहरण है? सकर्मक क्रिया के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, राम सो रहा है, राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो हमने आपको शुरुआत में बताया था, सोना, दौड़ना, रोना, हंसना, ये सारे अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। तो बेटा ये किस क्रिया का भेद हो जाएगा? अकर्मक क्रिया। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। ध्यान से देखते हैं, राम मोहन को रुला रहा है। जब कर्ता द्वारा किया गया कार्य, जब कर्ता द्वारा किया गया कार्य का फल कर्ता पर ना पड़े, किस पे ना पड़े? कर्ता पर ना पड़े। जब कर्ता पर नहीं पड़ेगा तो कर्म पर पड़ेगा, और जब कर्म पर पड़ेगा तो ऐसी क्रिया हो गई सकर्मक। ध्यान से देखेंगे, अकर्मक पूछ रहा है तो पहले हम वाक्य में सकर्मक को छांटने का प्रयास करते हैं। मैं गेहूं पिसवाता हूं, तो मैं गेहूं पिसवाता हूं, मैं क्या पिसवाता हूं? तो आपका उत्तर आएगा गेहूं, उत्तर मिल गया। तो जब हमने आपको बताया था क्या और किसे से प्रश्न करने पर उत्तर मिल जाए तो सकर्मक क्रिया, तो भैया गेहूं तो यहां पर कर्म लगा मिल गया, तो ये तो सकर्मक क्रिया का हो गया। हमको बताना क्या है? अकर्मक, तो ये तो नहीं हो सकता। अगला देखते हैं, श्याम निबंध लिखता है, लिखना क्रिया हो गई, श्याम कर्ता हो गया, बीच में निबंध आ गया, निबंध कर्म हो गया, तो भैया ये भी सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। कैसे पहचानेंगे? राम क्या लिखता है तो उत्तर मिलेगा निबंध लिखता है, तो निबंध यहां पर कर्म हो गया। तीसरा देखते हैं बेटा, राम मोहन को रुला रहा है, तो कर्ता द्वारा किया गया कार्य का फल जब कर्ता पर ना पड़े, तो जब रुलाने का काम किया जा रहा है तो क्या राम पर प्रभाव पड़ रहा है? बिल्कुल नहीं। रो कौन रहा है? श्याम रो रहा है, सॉरी ये मोहन रो रहा है, तो मोहन यहां पर कर्म हो गया। अब आप कहेंगे दूसरा तरीका बताओ, राम किस को रुला रहा है? उत्तर मिल जाएगा किसको बेटा? मोहन को रुला रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस वाक्य में भी सकर्मक क्रिया है बेटा, पानी बरस रहा है। ध्यान से देखेंगे इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है, बरसना अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। अगला, निम्नलिखित वाक्यों में से किस में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है? बालक खेल रहा है, हमने आपको बताया खेलना सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। क्रिकेट खेल रहा है, चेस खेल रहा है, कबड्डी खेल रहा है, पोलो खेल रहा है, उत्तर मिल जाएगा। बेटा पढ़ना, पढ़ना भी सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। पुस्तक पढ़ रहा है, कविता पढ़ रहा है, कहानी पढ़ रहा है, उपन्यास पढ़ रहा है, रिपोर्टाज पढ़ रहा है, संस्मरण पढ़ रहा है, कुछ और पढ़ रहा है, तो जो चीजें पढ़ना है वो सारी सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आए। अगला, छात्रा लिख रही है, कुछ भी लिख सकती है, पत्र लिख सकती है, पुस्तक लिख सकती है, कविता लिख सकती है, तो लिखना भी सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। शिशु सो रहा है, सोना, रोना, दौड़ना, हंसना, ये सारी अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। तो बेटा अगर अकर्मक क्रिया की बात करें तो सोना किस क्रिया के अंतर्गत आएगा? अकर्मक। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। दीपा ने गाय को चारा खिलाया, तो दीपा ने कर्म करा है खिलाने का। अब यहां पर जब खिला रही है तो यहां पर एक गाय आया है और दूसरा आया है चारा, तो बेटा गाय यहां पर पहला कर्म हो गया और चारा यहां पर दूसरा कर्म हो गया। इस वाक्य में 2 कर्म लगे हुए हैं, तो ऐसे वाक्य में प्रयुक्त क्रिया द्विकर्मक क्रिया कहलाती है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा बेटा सी। अब कहेंगे आप दूसरा तरीका बता दीजिए, तो दीपा ने किस को चारा खिलाया, तो उत्तर मिला गाय। क्या और किसे से प्रश्न करने पर जो उत्तर मिले उसे कर्म कहते हैं। तो पहला कर्म क्या हो गया? गाय। दूसरा, दीपा ने किस को चारा खिलाया, तो उत्तर मिला गाय, पहला कर्म हो गया। दीपा ने गाय को क्या खिलाया, तो उत्तर मिला चारा। तो बेटा यहां पर वाक्य में कितने कर्मों का प्रयोग किया गया है? 2 कर्मों का प्रयोग किया गया है। उपर्युक्त वाक्य के अंतर्गत द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। अगला, माता जी ने पिताजी से सामान मंगवाया। देखिए मंगवाया, जो करता है माँ, जो बोलने वाली है, जो करने वाली है, जो कहने वाली है, वो स्वयं कार्य को नहीं कर रही है। किससे करवा रही है? पिताजी से। जब आप कार्य स्वयं ना करके किसी अन्य से करवाते हैं
तो ऐसी क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आती है। तो ये क्रिया कैसी हो गई बेटा? प्रेरणार्थक क्रिया का क्या हो गया? भेद हो गया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? तो हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, प्रेरणार्थक क्रिया के अंत में या तो आना लगा देना बेटा और या तो वाना लगा देना। जब बेटा आना प्रत्यय लगाओगे तो ये बनेगी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। और बेटा जब वाना लगाओगे तो ये बन जाएगी द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। अब इन वाक्यों में ढूंढने का, इन शब्दों में ढूंढने का प्रयास करते हैं किसमें आना लगा है और किसमें वाना लगा है। तो ध्यान से देखेंगे, गिरना बिल्कुल नहीं लगा हुआ है, बोलना बिल्कुल नहीं लगा है। देखिए ध्यान से, सुनाना में लिखा हुआ है सुन प्लस आना, सुन प्लस आना। तो ध्यान से देखेंगे, जिसके भी लास्ट में आना या वाना लग जाएगा वो किस क्रिया का भेद हो जाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। तो बेटा सुनाना यहां पर कौन सी क्रिया का भेद हो गया? प्रेरणार्थक क्रिया का भेद हो गया। अगला प्रश्न, अब पढ़कर क्या होगा? वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो हमने आपको बताया था जब क्रिया के अंत में कर लग जाए तो ऐसी क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। तो बेटा इसका सही उत्तर क्या होगा? पूर्वकालिक क्रिया। अगला, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त, प्रवृत्त का मतलब लीन, लीन का मतलब जुड़, मतलब कि करने लगता है। जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया को करने लगता है तो वह पहली क्रिया क्या कहलाती है? तो हमने आपको बताया था कि पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है जिसके लास्ट में कर लगा हो। जैसे मोहन नहाकर स्कूल गया, मोहन नहाकर स्कूल गया, तो नहाकर एक क्रिया को समाप्त करा और दूसरी क्रिया स्कूल जाने की करी है, तो दो क्रियाएं हो गई। जो पहली क्रिया खत्म हो चुकी है उसके अंत में कर प्रत्यय लगा दिया, तो ऐसी क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। अगला प्रश्न, कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? अवकाश बोधक बिल्कुल है, निश्चय बोधक बिल्कुल है, पूर्वकालिक बिल्कुल नहीं है, भूतकालिक बिल्कुल नहीं है। तो इस प्रश्न में आपको दो भेद नहीं मिलेंगे। ये प्रश्न बेटा थोड़ा सा गलत हो गया है, 14 नंबर प्रश्न गलत हो गया है। इसमें दो ऑप्शन आपको सही मिल रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं। बिल्कुल हाँ, ये सही लिखा है, 15वां नंबर क्वेश्चन सही लिखा है। क्या लिखा है? कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? तो हमने आपको शुरुआत में बताया था, जब किसी वाक्य में एक क्रिया हो और एक उसी क्रिया के बाद आने वाली मूल क्रिया की धातु हो, तो ऐसी क्रिया को संयुक्त क्रिया के अंतर्गत रखते हैं। और संयुक्त क्रिया के हमने आपको 11 भेद बताए थे। उन 11 भेदों में से प्रश्न क्या कह रहा है? संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है, मतलब 3 होंगे और एक नहीं होगा। जैसे अवकाश बोधक बिल्कुल संयुक्त क्रिया का भेद है, निश्चय बोधक बिल्कुल संयुक्त क्रिया का भेद है, नित्यता बोधक बिल्कुल संयुक्त क्रिया का भेद है, और नाम बोधक जो है बेटा वो संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है, वो संयुक्त क्रिया के अंतर्गत नहीं आता है। वो संरचना और रचना की दृष्टि से उन 12 मूलभूत क्रियाओं के अंतर्गत आता है, जिनमें सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, नाम बोधक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, सजातीय क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया, इन क्रियाओं के अंतर्गत आता है। तो बेटा कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? नाम बोधक संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। अगला प्रश्न, हथियाना, चिकनाना किस प्रकार की क्रिया के अंतर्गत आता है? तो हमने आपको बताया होगा, जब संज्ञा और विशेषण से क्रिया बनती है तो ऐसी क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, बात से बतियाना, जूते से जूतियाना, तो ये जितनी भी क्रियाएं हैं ये किसके अंतर्गत आएंगी? नाम धातु। तो नाम धातु क्रिया क्या होती है? जब संज्ञा और विशेषण में हम लोग प्रत्यय लगाकर क्रिया को बनाते हैं तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है? नाम धातु क्रिया कहलाती है। अगला प्रश्न, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? बेटा क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु, मोस्ट इंपॉर्टेंट, संस्कृत में हमने आपको बताया था। अगला, भारत कहां से कहां आ गया? भारत कहां से कहां आ गया रेखांकित क्रिया किस भेद के अंतर्गत आएगी? तो पहला देखो, यहां पर आना एक क्रिया हो गई और दूसरी क्रिया कौन सी हो गई? गया। जब वाक्य में लगातार दो प्रकार की क्रियाओं का समावेश हो जाए, लगातार दो प्रकार की क्रियाएं आपस में जुड़ जाएं, तो ऐसी क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? संयुक्त क्रिया कहलाती है। अगला, पढ़ रहा था में कौन सी क्रिया है? बेटा पढ़ना पहली क्रिया, रहा था, रहा दूसरी क्रिया, राम आ रहा, सो रहा, खा रहा, तो रहा दूसरी क्रिया। तो बेटा ये किस क्रिया के अंतर्गत आएगा? ये आपका आएगा बेटा संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आएगा। अगला, एक वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। ये ढेर सारे आपको वाक्य दिख रहे हैं, इनमें कौन
में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ। ध्यान से देखेंगे, राम सैया पर लेट और लेट के बाद गया, दो आपको वाक्य में क्रिया दिख रही है, आसपास दिख रही है, संयुक्त क्रिया हो गया। चिल्ला उठा, दो आपको क्रिया दिख रही है, दोनों संयुक्त क्रिया हो गई। कुत्ते ने काट खाया, बेटा काटना और खाना दो प्रकार की क्रियाएं हो गई। तो बेटा आपको पहले वाले में भी संयुक्त क्रिया मिल गई, दूसरे वाले में भी संयुक्त क्रिया मिल गई, तीसरे वाले में भी संयुक्त क्रिया मिल गई। और प्रश्न की डिमांड क्या है कि संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। तो बेटा डी ऑप्शन सही होगा, श्यामा जा रही है सामान्य क्रिया के अंतर्गत आएगा। वाक्य में एक क्रिया का प्रयोग किया है, केवल जाने का प्रयोग किया गया है, तो यह संयुक्त क्रिया इस वाक्य में नहीं होगी। अगला प्रश्न, मेरी बहन सविता हिंदी भाषा सीखती है, में क्रिया को पहचानने की बात कर रहा है। बेटा सीखना, पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, ये किस प्रकार की, ये क्रिया के अंतर्गत आएगा। तो सीखती है बेटा क्या हो गया, क्रिया हो गया। अगला, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया को छांटिए। कौन सी क्रिया, सकर्मक क्रिया। तो देखो बेटा, चलना सकर्मक क्रिया नहीं होती, सोना बिल्कुल भी सकर्मक क्रिया नहीं होती, मुस्कुराना बिल्कुल भी सकर्मक क्रिया नहीं होती, लिखना सकर्मक क्रिया होती। शुरुआत में ही बताया था, लिखना, पढ़ना इस क्रिया के अंतर्गत आता है, सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। वह खेल रहा है में किस प्रकार की क्रिया है, वह खेल रहा है में किस प्रकार की क्रिया है। ध्यान से देखें, पूरा वाक्य दिया है, वह यहां पर कर्ता हो गया, खेलना यहां पर बेटा क्रिया हो गई, और देखो क्या बीच में कर्म लिखा मिल रहा है, बिल्कुल भी कर्म का प्रयोग नहीं है। जब वाक्य में कर्म का प्रयोग नहीं होता है तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है, अकर्मक क्रिया कहलाती है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बेटा, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं, में उड़ रही किस प्रकार की क्रिया के अंतर्गत आता है। तो बेटा चिड़िया, क्या बोला बेटा, चिड़िया क्या करके प्रश्न पूछे, क्या उड़ रही है, चिड़िया क्या उड़ रही है, बिल्कुल नहीं। चिड़िया किसे उड़ रही है, बिल्कुल भी उत्तर नहीं मिल रहा है। जब उत्तर नहीं मिल रहा है तो क्या वाक्य में कर्म छिपा है, बिल्कुल भी नहीं कर्म छिपा है। जब कर्म नहीं छिपा है तो ऐसी क्रिया किस क्रिया के अंतर्गत आएगी, अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगी। अगला, राम श्याम की किताब पढ़ता है, वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है। राम श्याम की किताब पढ़ता है, वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है। राम किस की किताब पढ़ता है, तो उत्तर मिल गया, श्याम की किताब पढ़ता है। तो बेटा आप ध्यान से देखेंगे, इसमें कौन सी क्रिया आ जाएगी, पढ़ना हमने आपको बताया था ना, सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। तो पढ़ना किस प्रकार की क्रिया हो गई, सकर्मक क्रिया। अगला, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, कौन सी क्रिया बेटा, अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। ध्यान से देखें, ये जहां तक प्रश्न हम लोग कर चुके हैं बेटा, ये प्रश्न हम लोग जहां तक कर चुके हैं, जिसका सही उत्तर होगा पानी बरस रहा है। क्या होगा बेटा, पीछे कर चुके हैं आप, देख लीजिएगा जाके। अगला, उठाना किस प्रकार, उठाना क्रिया का अकर्मक रूप है, उठाना क्रिया का अकर्मक रूप है बेटा, हो जाएगा उठना। उठना, मोहन उठता है, मोहन उठता है, मोहन करता, उठना क्रिया हो गई, बीच में कर्म नहीं, अकर्मक क्रिया हो गई। अगला, रोहन चाय पीकर बैठ गया, रोहन चाय पीकर बैठ गया, वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद है, पीकर लगा है बेटा, पीकर, पीकर कर लगा हो तो बेटा कौन सी क्रिया के अंतर्गत आता है, पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत आता है। अगला, अब पढ़कर क्या होगा, फिर वही प्रश्न आ गया, क्रिया के साथ कर लगा हो तो कौन सी क्रिया होती है बेटा, पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत आता है। अगला, जो क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनती हैं, ऐसी क्रियाएं क्या कहलाती हैं, जो क्रियाएं संज्ञा और विशेषण से बनती हैं ऐसी क्रियाएं क्या कहलाती हैं, नाम धातु। दो आपको बताई होंगी, एक नाम धातु और दूसरी कौन सी, नाम बोधक। कह रहा है कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है, कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है, तो नाम बोधक संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। प्रेरणार्थक क्रिया है, प्रेरणार्थक में आपको आना और वाना लगा मिल जाएगा, तो ध्यान से देखेंगे इसमें सुनाना कौन सी क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आता है। अगला, पढ़ना, क्या लिखा है बेटा, पढ़ना क्रिया का कौन सा भेद है, पढ़ना, मोहन क्या पढ़ता है, किताब पढ़ता है, तो ये बेटा सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। किस क्रिया के अंतर्गत आएगा, सकर्मक, हमने आपको शुरुआत में ही बताया होगा। निम्नलिखित शब्दों में से प्रेरणार्थक क्रिया है जिसमें भी आपको आना और वाना लगा मिल जाए, तो ध्यान से देखोगे सी ऑप्शन होगा, दिलवाना। कौन सा होगा, दिलवाना, किस प्रकार की क्रिया के अंतर्गत आएगा, प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आएगा। अंतिम प्रश्न है, माताजी ने पिताजी से सामान मंगवाया,
तो बेटा यहाँ पर मंगवाया में कौन सी क्रिया हो गई, दूसरे से क्रिया संपन्न कराई जाएगी, तो ये किस क्रिया के अंतर्गत आएगा, प्रेरणार्थक क्रिया। तो ये थे बेटा हमारे क्रिया से रिलेटेड 35 क्वेश्चंस। अगर आपको इन प्रश्नों से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।